नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स दिल से में एक बार फिर से। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि फर्स्ट एलिमिनेटर के बाद ज़रूर मिलेंगे, जैसा आपको वादा किया था मैं यहाँ पर आपके सामने हूँ। तो इस बार भी आरसीबी का सपना पूरा नहीं होने वाला है, इस बार भी उनका लक वैसा ही था। तो संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स ने आरसीबी का सपना कप जीतने का इस साल भी चकनाचूर कर दिया है और उन्हें बाहर कर दिया आईपीएल 2024 से। ये सिर्फ संजू सैमसन थे या सीएसके फैंस की बद्दुआ भी थी उनके साथ, क्योंकि जिस तरीके से वो साइलेंस कर रहे थे फैंस को, पता नहीं बेंगलोर के फैंस को साइलेंस कर रहे थे या चेन्नई के फैंस को, लेकिन कुछ तो ज़रूर असर हुआ है जिसकी वजह से वो बाहर हो चुके हैं। क्योंकि सब कुछ सही करते हुए भी आरसीबी इस बार नहीं क्वालिफाई करने वाली है फाइनल्स में। कभी कभी तो मुझे लगता है कि एग्रेसिवनेस जो है वो ज़्यादा ही ओवररेटेड है, क्योंकि असली एग्रेशन तो दिखा रहे हैं संजू सैमसन। जिस तरीके से वो गेम प्लान कर रहे हैं आरसीबी के लिए, जब उन्होंने गेम प्लान तैयार किया होगा, जाहिर सी बात है इसमें पूरे मैनेजमेंट का हाथ होगा। और पूरी राजस्थान रॉयल्स में बाद में उन्होंने क्रेडिट भी दिया संगकारा को और साथ में बॉन्ड को। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की है हमारे साथ, और उन्होंने बताया कि हाँ, इसी की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। लेकिन एक कप्तान की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है कि जो प्लान बनाया गया है उसको उसी तरीके से एग्जीक्यूट भी किया जाए। तो वही किया है संजू सैमसन ने। और जब आज राजस्थान रॉयल्स उतरी थी मैदान में, ऐसा लग रहा था कि उनके पास एक प्लान है। अगर इक्की दुक्की खराब फील्डिंग को छोड़ दें, जैसे ध्रुव जरेल की थी, या जहां प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए था यशस्वी जायसवाल का, वहां नहीं था, और उसके बाद फील्डिंग में एक सिक्स चला गया जो कि रुक सकता था उनके हाथों से, उनके हाथ में लग के भी चला गया वो। हालांकि टफ था लेकिन फिर भी वो रुक सकता था। तो वहां प्रेजेंस ऑफ माइंड यशस्वी जायसवाल को यूज करना था, जो कि यूज नहीं हुआ और जिसकी वजह से वो छक्का चला गया। खैर, ये इक्के दुक्के अगर बैट फील्डिंग को छोड़ दे तो A1 थी आज राजस्थान रॉयल्स। अपने सारे प्लान, सारे चेकबॉक्स उन्होंने टिक किए, सारे प्लान्स उन्होंने फुलफिल किए हैं और उस तरीके से आरसीबी को हराया है जिस तरीके से लगता है कि कभी आरसीबी की गेम में उन्होंने वापसी होने ही नहीं दी। ठीक है, तो इसी के साथ हम बात करते हैं मैच के बारे में। तो जब मैच स्टार्ट हुआ तो जहां एक तरफ से पेस बॉलिंग की पिटाई कर रहे थे फाफ डु प्लेसी और विराट कोहली, लेकिन दूसरी साइड से ट्रेंट बोल्ट ने इनिंग्स को संभाल रखा था राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। हालांकि विराट कोहली और फाफ डु प्लेसी बहुत संभल के बैटिंग कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और इसीलिए वो इस तरीके से बैटिंग कर रहे थे कि वो अपना विकेट नहीं खोना चाहते थे। लेकिन ट्रेंट बोल्ट के पास पहले से ही एक प्लान मौजूद था जिसको उन्होंने फॉलो किया और फाफ डु प्लेसी का विकेट निकाल दिया। फाफ डु प्लेसी के गिरने के बाद एक रेगुलर इंटरवल पे विकेट गिरते रहे आरसीबी के। आप देखो तो कुछ अच्छे कॉन्टेस्ट भी देखने को मिले, लेकिन कहीं भी आरसीबी स्टेबल किसी ऐसी पोजीशन में नहीं दिखी जहां ये कह सकते थे कि वो एक बड़ा स्कोर खड़ा करने वाले हैं और ये मैच कहीं से भी उनके फेवर में जाने वाला है। फिर आरसीबी को बचाने की एक नाकाम कोशिश अपनी घटिया अंपायरिंग के थ्रू आईपीएल 2024 के टीवी अंपायर ने भी किया। जहां दिनेश कार्तिक आउट थे वहां उनको आउट देने की बजाय उन्होंने नॉट आउट दे दिया। टीवी अंपायर ने सारे पैरामीटर्स चेक करने के बजाय और पहली बार अपने ऑन फील्ड अंपायर के खिलाफ जाकर के कोई डिसीजन लिया, और वो भी इतना खराब। तो इतना तो पता चल ही रहा था कि जरूर कोई ना कोई बात है। मेरे ख्याल में तो टीवी अंपायर को अपनी आंखें दान कर देनी चाहिए और उन्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप देख ही नहीं सकते हो तो फिर आंखों का करना क्या है आपको। और खास करके जब आप अंपायर हो, आपके पास तो बेस्ट पेयर ऑफ आइज होनी चाहिए। अगर मैच में हम परफॉर्मेंसेस की बात करें, आरसीबी की तरफ से कोहली ने बनाए 34 बॉलों में, रजत पाटीदार ने बनाए 34 रन 22 बॉलों में, और 17 बॉलों में 32 रन बनाए थे लोमरोर ने, और टोटल जो इन्होंने बनाया था वो 172 बनाया था। तो दाद देनी पड़ेगी राजस्थान रॉयल्स के बॉलर्स की, जिसमें ट्रेंट बोल्ट थे जिन्होंने सिर्फ 4 के एवरेज से रन दिए और 4 ओवर में ही 19 रन दे करके 2 विकेट लिए थे रविचंद्रन अश्विन ने। तो मानना पड़ेगा ओल्ड इज गोल्ड। राजस्थान की तरफ से जो बेस्ट इनिंग खेली गई वो 30 बॉल में 45 रन बनाए थे यशस्वी जायसवाल ने, और 26 बॉल में 36 रन बनाए थे रियान पराग ने। अगर देखा जाए तो इसमें सभी ऑलमोस्ट राजस्थान के सारे बैट्समैन कंफर्टेबल दिख रहे थे। जो उनके साथ मेन प्रॉब्लम थी कोऑर्डिनेशन की थी। रन आउट हो रहे थे उनकी टीम में और ऐसा लग रहा था विकेट थ्रो करके जा रहे हैं। एक सेंसिबल क्रिकेट खेलने के बजाय उन लोगों के पास एक प्लान था। अगर आप राजस्थान रॉयल्स की इनिंग देखोगे तो उनके पास पहले से ही एक प्लान था, वो ज़्यादा कोई रिस्क नहीं लेना था उन्हें, और जो उन्होंने प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने 172 पे रोक भी लिया था सामने वाली टीम को। हालांकि एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर शायद 160-165 के आसपास रुकेंगे, लेकिन वो जैसे तैसे 172 तक पहुंच गए थे
और 172 पे उन्हें रोकने के बाद अच्छा खासा राजस्थान रॉयल्स के पास एक प्लान था कि हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, गैप में बॉल मारनी है और उस तरीके से मैच निकालेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी कई बैट्समैन ने रिस्क लिया और अपने अपने विकेट्स थ्रो करके गए हैं वो एक तरीके से। तो अगर आप इसमें देखो तो इसमें यशस्वी जायसवाल का नाम हो सकता है, रियान पराग का नाम हो सकता है, और सभी का विकेट एक तरीके से थ्रो ही हुआ था, क्योंकि जहां वो सिर्फ खेल सकते थे और इसे एक बड़ी जीत बना सकते थे, वहां ये सिर्फ 4 विकेट की जीत बन के रह गया और 19वें ओवर में ही इन्होंने अपना ये 172 का टारगेट चेज कर लिया था और टोटल 174 बनाए थे। तो अगर देखा जाए तो आरसीबी की तरफ से तो खैर कोई बॉलर इतना इंप्रेसिव लगा नहीं, लेकिन फिर भी रियान पराग को जो बोल्ड मारा था सिराज ने वो बेहतरीन था। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं ये कहूंगा कि जहां आज राजस्थान रॉयल्स हर डिपार्टमेंट में A1 दिखी, वहीं दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर हर डिपार्टमेंट में फेल थी। लेकिन एक बंदा जो फेल नहीं था कहीं पर, वो था विराट कोहली। पहले तो उन्होंने बैटिंग में अच्छा खासा स्कोर जमाने की कोशिश की, हालांकि वहां पर वो एक 50 तक नहीं पहुंच पाए, ये दुख की बात है। लेकिन फील्डिंग में भी अगर आप उनका एफर्ट देखो तो बाउंड्री पे जिस तरीके की उन्होंने फील्डिंग की है, अभी जितने भी यंगस्टर्स आए हैं उन्हें सीखना चाहिए विराट कोहली से कि फील्डिंग कैसे करते हैं। ना उनके हाथ से बॉल स्किट हो रही थी, ना वो मिसफील्ड कर रहे थे, और जिस तरीके से उन्होंने अपना एथलेटिज्म दिखाया है कि बॉल कहीं भी जाए उतनी ही फुर्ती से दौड़ करके उन्होंने फेंका है और रन आउट के चांसेस बनाए हैं। कई जगह तो उन्हें सोचना पड़ा, मतलब उतने एक्टिव तो बॉलर्स नहीं थे जितने वो विराट कोहली को हम देख पा रहे थे वहां पर कि वो इतने एक्टिव हैं। तो चाहे कुछ भी हो जाए, हर डिपार्टमेंट में विराट कोहली तो नंबर 1 थे ही। तो विराट कोहली की तरफ से कोई शिकायत वाली बात नहीं। आप परफॉर्मेंस देख रहे हो विराट कोहली की, और हर साल उनका परफॉर्मेंस बेटर होता जा रहा है। इवन कमेंटेटर्स भी कह रहे थे हर साल जब विराट कोहली आते हैं तो वो कुछ नया लेके आते हैं। तो मैं कहूंगा कि विराट कोहली की इसमें कोई गलती नहीं है अगर आरसीबी की पूरी टीम इंक्लूडिंग मैनेजमेंट उस तरीके से चीजों को लेकर के नहीं चल रही है। इस बार भी कहां जो टीम बॉटम में थी, बॉटम से प्लेऑफ्स तक पहुंचना ही अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन इसी चीज को वो लोग, अगर आप दूसरी साइड देखो राजस्थान को, तो राजस्थान ने स्टार्टिंग में इतना लंबा मार्जिन ले लिया था कि वो पहले ही प्लेऑफ्स में पहुंच गए थे, और उसके बाद वो चाहे 4 मैच हारे या 5 मैच हारे उन्हें फर्क नहीं पड़ने वाला था, वो पहुंच गए थे, वो उन्होंने क्वालिफाई कर लिया था। तो अब राजस्थान खेलने जा रही है अपना क्वालिफायर, और जहां तक मुझे जो संजू की आंखों में जो एग्रेशन दिखता है, वो बंदा स्माइल करते हुए भी इतना डेंजरस है कि पता चलता है कि उसके पास जरूर कोई प्लान है। तो जब वो 4 मैच हार रहा था और तब भी स्माइल कर रहा था, शायद लोग तब नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन अब जरूर समझ में आएगा कि आखिर वो क्यों स्माइल कर रहा था। क्योंकि उसको पता था वो प्लेऑफ्स में है तो वो क्वालिफायर में भी आएगा, और क्वालिफायर में है तो वो आगे भी जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो प्लान इन लोगों ने बनाया है, क्या वो एसआरएच पे भी काम करेगा, क्या वो टॉप 2 में से जो दूसरी नंबर की टीम थी उस पे भी उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से अभी तक काम करता आया है बाकी की टीम्स के खिलाफ। तो ये देखने में बहुत मजा आएगा। हालांकि मैं अब तो मेरी चॉइस भी खत्म हो गई है कि आरसीबी भी बाहर हो गई है, और मतलब आरसीबी हो, सीएसके हो या बाकी की ये 3 टीमें हो, ये इतना कंफ्यूजिंग, अगर आप क्रिकेट को प्यार करते हो तो इतना कंफ्यूजिंग है कि आप किसकी साइड हो गया। हाँ, अनटिल एंड अनलेस कि आपका कोई फेवरेट प्लेयर इनमें खेल रहा हो। जैसे कि अगर धोनी खेल रहे होते तो हम शायद धोनी को सपोर्ट कर रहे होते, या कोहली खेल रहे होते तो हम कोहली को सपोर्ट करते, या शायद रोहित शर्मा खेल रहे होते तो हम रोहित शर्मा को सपोर्ट कर लेते। लेकिन अब गेम इतना कंफ्यूजिंग हो गया है कि के अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखोगे तो संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स हो तो वो भी बेहतरीन खेल रही है, और सीरियसली अगर आप क्रिकेट को प्यार करते हो ना तो गेम प्लान इनके पास है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप केकेआर को देखो तो केकेआर के पास गेम प्लान भी है, हिटिंग भी है, और साथ में उनके पास बॉलिंग भी है, उनके पास सरप्राइज अटैक भी है, और मैनेजमेंट तो उनका जिस तरीके से गौतम गंभीर प्लान कर रहा है, सीरियसली ये तो देखने लायक होगा कि आखिर कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से केकेआर को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आएगी आगे। अभी मैं कुछ भी बोल करके किसी भी तरीके की पनौती नहीं डाल सकता हूं उनके ऊपर, क्योंकि वो बहुत अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं और मैं उनके लिए कोई जिंक्स क्रिएट नहीं करना चाहता हूं। साथ ही अगर एसआरएच की बात करें तो एसआरएच के पास हमें वो नहीं दिखता है कि इनके पास एक तगड़ी बॉलिंग हो, लेकिन हमें वो नहीं दिखता है कि जबकि उनके टीम में पैट कमिंस है, भुवी है, लेकिन अगर हम देखें ना तो अगर आप थ्रू आउट द टूर्नामेंट देखो तो इन्हें विकेट मिलते रहे, कई बार इनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस आती है, लेकिन कंसिस्टेंसी मिसिंग है इनमें से। लेकिन जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट है उनका वो है हिटिंग, उनकी बैटिंग, और केकेआर ने जिस तरीके से उन्हें
हराया था, केकेआर ने हराने के लिए सिर्फ एक ही चीज चुनी कि उनकी बैटिंग खत्म कर दो, उन्हें स्कोर मत करने दो और उसके बाद वो खत्म हो जाएंगे। हुआ भी सेम। केकेआर के पास जो प्लान था उसी पे उन्होंने काम किया था और मुझे लगता है कि बाकी टीम्स भी ऐसा ही करने वाले हैं और राजस्थान रॉयल्स भी कुछ इसी तरीके का प्लान लेके आएगी। हालांकि मैं दोनों की तरफ से ही देख रहा हूँ ये मैच, सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से भी और राजस्थान रॉयल्स की तरफ से भी। और देखने वाली बात यही होगी कि आखिर दोनों क्या टैक्टिक्स अपनाते हैं, क्योंकि पैट कमिंस को किसी भी तरीके से कम समझना गलती होगी, क्योंकि वर्ल्ड कप में भी हमने यही गलती की थी। पैट कमिंस जैसे कैप्टन को जिन्होंने हमें दिखाया, जो हमारे सामने पिक्चर रखी गई वो ये कि जैसे तैसे क्वालिफाई कर रही है ऑस्ट्रेलिया, और जब वो फाइनल्स में आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया जब फाइनल्स में आती है, आप सभी को पता है कि फाइनल्स में किसी से भी आप लड़ सकते हो, ऑस्ट्रेलिया से लड़ना मुश्किल हो जाता है। और सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं, इंडिया हो, साउथ अफ्रीका हो, श्रीलंका हो, कोई सी भी टीम हो दुनिया की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर आपका फाइनल है तो आप बहुत खतरे में हो। आपको एक एक इंच परफेक्ट चलना होगा, नहीं तो आप डिस्ट्रॉयड हो। और इसी वजह से मैं पैट कमिंस को कमजोर नहीं समझ सकता हूं। हालांकि मेरे जो वर्ल्ड कप वाला रिव्यू था उसमें मैंने बोला भी था कि सिर्फ पैट कमिंस वाली बात नहीं है कि पैट कमिंस उतने तगड़े कैप्टन नहीं है। ऑस्ट्रेलियन टीम जो है, ऑस्ट्रेलियन टीम के जो बॉलर्स हैं और जो बैट्समैन हैं, वो सब, उन सब ने भी उस प्लान पे काम किया। जैसे ट्रेविस हेड अभी खेल रहे, उस मैच में उन्होंने कुछ ऐसा ही खेला था। तो अगर आप देखो तो पैट कमिंस के पास टीम भी उतनी तगड़ी, और वैसी ही कुछ टीम उन्होंने बना दी है सनराइजर्स हैदराबाद को भी, जबकि यहां पर बॉलिंग की थोड़ी कमी भी है, तब भी सनराइजर्स हैदराबाद यहां तक पहुंच गई है। तो उनको हल्के में लेना ये तो एक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो आप देखने वाले कल जो इस बार मैच होने वाला है, कल तो नहीं, जो भी इस बार क्वालिफायर खेला जाएगा, उसको वो देखने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर क्या हुआ। अभी तो कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स भी अपने प्लान्स में परफेक्ट चल रही है और सनराइजर्स हैदराबाद को भी मैं कम नहीं आंक सकता हूं। तो अब जितने भी मैच हैं, क्योंकि अब सिर्फ 2 ही मैच रह गए हैं, तो इन दोनों मैचों में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि 3 बहुत स्ट्रांग टीमें एक दूसरे के खिलाफ है। संजू सैमसन की टीम मेंटली स्ट्रांग है और उनके पास सब कुछ, चाहे मीडियोकर हो, लेकिन अपने प्लान के अकॉर्डिंग वो किसी को भी हरा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सबसे टॉप पे तो केकेआर है ही, वो पूरी तरीके से मजबूत है और एसआरएच अपनी बैटिंग के दम पे कुछ भी कर रही है इस टूर्नामेंट में। तो ये देखने लायक होगा कि क्या हमें इस बार हाईएस्ट टोटल मिलने वाला है क्वालिफायर्स का या फाइनल्स का, या किस तरीके से ये आगे प्रोसीड करेगा। खैर, अब अगर हम बात करें मैक्सवेल की, तो मैक्सवेल थ्रू आउट द टूर्नामेंट कहीं भी इतने इंप्रेसिव नहीं दिखे हैं। और सवाल यही उठता है कि आखिर मैक्सवेल क्यों सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के साथ ही खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि और कोई प्रॉब्लम है। एक आध परफॉर्मेंस तो ऐसी आनी चाहिए थी तगड़ी, जैसी उन्होंने वर्ल्ड कप दी थी, जिसके ऊपर बैंक किया गया था, जिसकी वजह से उनको लिया गया था टीम में। अगर उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है तो क्या मतलब बनता है ऐसे प्लेयर को लेने का। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाता है मैक्सवेल की काबिलियत पे भी, और दूसरी बात यह है कि उनके इंटेंशंस पे भी, कि आखिर क्या इंटेंशन है इसके पीछे कि उनकी बैटिंग उस तरीके से नहीं चल रही। क्योंकि जिस तरीके से वो आज के मैच में कैच आउट हुए हैं, मैं बिल्कुल ये ज़रूर मानता हूं कि वो जो कैच आउट हुए हैं उसमें सीधे सीधे उस शॉट में इंटेंशन की कमी थी। क्योंकि मैक्सवेल जैसा बंदा बॉल को स्टेडियम के बाहर मार सकता है, वो क्राउड तक नहीं मार पा रहा है, वो बाउंड्री तक नहीं मार पा रहा है, जबकि आईपीएल में छोटी बाउंड्रीज होती हैं। साथ ही मैं बात करूंगा कि राजस्थान रॉयल्स की जो कोऑर्डिनेशन की कमी थी, उस पर आखिर राजस्थान रॉयल्स क्यों, उनको थोड़ा सा काम करना चाहिए, और ये अब तक काम हो जाना चाहिए था। लेकिन पोस्ट मैच में भी बोला है इन लोगों ने कि ठीक है, हम इस पे काम करेंगे। तो मुझे तो उम्मीद है नेक्स्ट मैच में शायद बेटर कोऑर्डिनेशन देखने को मिले। और आखिरी सवाल यह है कि क्या ये घटिया अंपायरिंग सुधरेगी आईपीएल 2024 की। मुझे तो नहीं लगता है कि ये फाइनल्स में भी कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ कर सकते हैं, तो कोई भरोसा नहीं है इनका। चलिए बाकी आगे देखते हैं आईपीएल में। मुझे तो इन मैचेस में बहुत मजा आ रहा है। अगर आपको भी मजा आ रहा है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट कीजिए कि आखिर आप क्या सोचते हैं इन मैचेस के बारे में। आप क्या सोचते हैं इस घटिया अंपायरिंग के बारे में जो इस आईपीएल में हुई है। कुछ अगर आपको सजेशन लगता है कि जो मैं सुधार सकता हूं इस वीडियो में, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं और मैं उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंज करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।